नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय हम लोग सामाजिक विज्ञान में यदि आप देखें तो सिविक्स पढ़ रहे हैं। और सिविक्स के अंतर्गत यदि आप देखें तो हमने आपको पढ़ा दिया है ग्रामीण स्वशासन के बारे में, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक पंचायती राज व्यवस्था वाली वीडियो नहीं देखा हुआ है, वे लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। चलिए आइए अब प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नगरीय स्वशासन के बारे में, यानी कि शहरी स्वशासन के बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे नगर पंचायत के बारे में, और उसके बाद अगर आप देखें तो हम जानेंगे नगर परिषद के बारे में, और फिर हम जानेंगे एक तरह से नगर निगम के बारे में। तो आज की जो हमारी चर्चाएं होने वाली हैं वो है नगर पंचायत के बारे में, और उसके बाद नगर परिषद के बारे में, और उसके बाद यदि आप देखें तो नगर निगम के बारे में हम जानने वाले हैं। आइए अब हम समझते हैं। देखिए, नगरीय स्वशासन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इस व्यवस्था के संबंध में यदि आप देखें तो हमारे मूल संविधान में, यानी कि जब हमारा संविधान बना हुआ था दोस्तों, तो इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो शहरी स्वशासन के बारे में और ना ही ग्रामीण स्वशासन के बारे में जब हमारा संविधान बना हुआ था, यानी कि हमारे मूल संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन क्या किया गया, आगे एक तरह से कहीं ना कहीं इसको जोड़ा गया, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। मतलब ये कहा गया कि भाई हमें एक तरह से कह सकते हैं गांव में भी एक तरह से लोकतंत्र स्थापित करना पड़ेगा, और गांव को भी हमें क्या करना पड़ेगा, सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा, और साथ ही साथ शहरों को भी हमें सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलाना पड़ेगा। और जिसके लिए हमें एक नई व्यवस्था करनी होगी। तो फिर नई व्यवस्था बनाई भी गई, गांव में ग्राम पंचायत बनाया गया और शहरों में नगरीय पंचायत बनाया गया, या कह सकते हैं नगरीय स्वशासन बनाया गया। पंचायत के बजाय नगरीय स्वशासन कहिए या शहरी स्वशासन कहिए। ऐसे में अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें सबसे पहली बात की जाती है सातवीं अनुसूची की बात करते हैं। सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? देखिए, अगर हमारे संविधान में यदि आप देखें, तो सातवीं अनुसूची में क्या कहा गया है, शक्तियों के बंटवारा के बारे में कहा गया है। तो सातवीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है शक्तियों के बंटवारा के बारे में। अब किसकी शक्तियों के बंटवारा के बारे में बात की गई है, बंटवारे के बारे में बात की गई है? तो भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात करते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें की बात करते हैं तो इनके बीच शक्तियों के बंटवारा किया गया है दोस्तों। और बंटवारा करने के लिए सातवीं अनुसूची में क्या किया गया है, तीन नई सूची बनाई गई। कितने सूची बनाई गई? तीन। एक तो पहली बात करते हैं संघ सूची की बात करते हैं, ठीक है। तो पहली सूची कौन सी हो जाती है दोस्तों? संघ सूची, सॉरी, पहली सूची कौन सी हो जाती है? संघ सूची। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरी सूची कौन सी हो जाती है? राज्य सूची। और तीसरी सूची कौन सी हो जाती है दोस्तों? तो वो हो जाती है समवर्ती सूची की बात करते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि देखो, संघ सूची में क्या होगा, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे उन सारे विषयों पर नियम कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो संघ सूची में कहा गया कि संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आएंगे, 99 या 100 विषय जितने भी आएंगे, उन सभी विषयों पर केंद्र सरकार क्या करेगी? नियम बनाएगी दोस्तों। उसके बाद राज्य सूची के अंतर्गत कहा गया कि जो राज्य सरकारें होंगे वे क्या करेंगे? अपने नियम बनाएंगे। किसमें? राज्य सूची के अंतर्गत बनाएंगे। समवर्ती सूची में कहा गया दोस्तों कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर क्या करेंगे? यहाँ पर नियम बनाएंगे, जिसको जहां पर जैसे जरूरत होगी वैसे क्या होगा, यहाँ पर नियम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो राज्य सूची के विषय में ही अगर आप देखें तो ये भी लिख दिया गया नगरीय स्वशासन के बारे में, कि नगरों से संबंधित अगर आप देखें तो कैसे नगरों में की बात करते हैं या शहरी की बात करते हैं। नगरीय स्वशासन या शहरी स्वशासन को बेहतर करने के लिए, यानी कि शहरों में एक तरह से गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए राज्य सरकारें क्या करेंगे? नियम बनाएंगे, या राज्य सरकारें क्या करेंगे? नियम बनाएंगे। और साथ ही साथ गांव में क्या करेंगे? ग्राम पंचायतों का गठन भी करेंगे।
तो ग्राम पंचायतों के गठन या कह सकते हैं ग्राम पंचायतों की बात करते हैं। ग्राम पंचायतों के बारे में बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों का गठन के साथ साथ इसको एक तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करेंगे। कौन करेगा? तो राज्य सरकारें करेंगे, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि राज्य सूची के अंतर्गत यदि आप देखें तो कहा गया है कि राज्य सरकारें क्या करेंगे? गांव के लिए पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था बनाएंगे या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नियम बनाएंगे, और शहरों के लिए नगरीय स्वशासन या कह सकते हैं शहरी स्वशासन से संबंधित नियम बनाएंगे राज्यों के लिए, एक कहा गया। आइए हम समझ लेते हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए यहां पर कहा गया है कि राज्य सूची में शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस संबंध में केवल राज्य द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है। मतलब अगर आप देखें तो नगरीय स्वशासन से संबंधित केवल और केवल राज्य सरकार के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है, या राज्य सरकारों के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है, और किसी के द्वारा यह कानून नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एक संविधान संशोधन किया जाता है दोस्तों, वो होता है 74वां संविधान संशोधन। तो संसद में क्या किया जाता है? एक संविधान संशोधन किया जाता है, वो होता है 74वां संविधान संशोधन। और कब किया जाता है? 1992 में किया जाता है। और स्थानीय नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है, ठीक है, यानी कि उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। लेकिन 74वें संविधान संशोधन 1992 में क्या कहा गया है कि एक तरह से स्थानीय नगरीय स्वशासन को हम संवैधानिक दर्जा देते हैं, यानी कि इसी के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा दिया गया किसे? नगरीय स्वशासन को या शहरी स्वशासन को, जो भी आप कहना चाहे, दोनों में से एक कह सकते हैं। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही दोस्तों संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया जाता है, और ये नया भाग कौन सा होता है? संविधान का भाग 9A। तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित और अगर आप देखें नगरीय स्वशासन से संबंधित संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया जाता है। वो भाग कौन सा होता है? संविधान का भाग 9A होता है। और एक नई अनुसूची जोड़ दी जाती है दोस्तों, वो होती है 12वीं अनुसूची। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि 12वीं अनुसूची को भी इसीलिए जोड़ा जाता है, किस लिए? तो नगरीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था के लिए जोड़ा जाता है। आइए अब हम नगरीय स्वशासन के बारे में बेहतर तरीके से चीजों को समझते हैं। देखिए नगरीय स्वशासन के बारे में आइए अब हम बेहतर तरीके समझते हैं। तो कहा जा रहा है कि बहुत छोटे शहरों में नगर पंचायतें होती हैं। तो बहुत छोटे शहर, जो बहुत छोटे शहर होते हैं ना, वहां पर क्या है? नगर पंचायतें बनाई गई हैं। और जो कुछ बड़े शहर हैं वहां पर नगर परिषदें बनाई गई हैं। और जो बहुत बड़े नगर हैं, यानी कि जो बहुत बड़े शहर हैं, तो उन्हें क्या बनाया, वहां क्या बनाया गया है? नगर निगम बनाया गया है। फिर से ध्यान रखिएगा, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूं ना। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए, फिर उसके बाद एक मिनट दोस्तों, ठीक है। ये देखिए जो छोटे शहर है, मतलब जहां के छोटे शहर है, मतलब जहां पर कम जनसंख्या या छोटे शहर है, वहां पर क्या बनाया गया है? क्या बनाया गया है दोस्तों? नगर पंचायतें बनाई गई हैं, बनाया गया है। और जहां थोड़ा से बड़े शहर है, यानी कि कह सकते हैं जहां की थोड़ी सी जनसंख्या ज्यादा है, उसे क्या बनाया गया है? तो उसे अगर आप देखें तो नगर परिषद बनाया गया है या नगर परिषदें बनाई गई हैं। और जहां पर थोड़ा से कह सकते हैं कि बड़े शहर हैं या बड़ी जनसंख्या या ज्यादा जनसंख्या, वहां पर क्या बनाई गई है दोस्तों? तो नगर निगम बनाया गया है। जैसा कि बात करते हैं गाजियाबाद में इस समय हम लोग रह रहे हैं, तो गाजियाबाद क्या है? नगर निगम है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि किस आधार पर नगर पंचायतों का गठन होता है, किस आधार पर नगर परिषदों का गठन होता है, और किस आधार पर अगर आप देखें तो नगर निगम का गठन होता है। देखिए सरकारी नियम ये कहती है कि जिस शहर या कस्बे की आबादी 5000 से लेकर 1 लाख के बीच हो, कितना? 5000 से लेकर 1 लाख के बीच हो, कितना? 1 लाख के बीच हो, सॉरी 1 लाख के बीच हो, ऐसे शहर को क्या बना दिया जाएगा, या ऐसे कस्बे को क्या बना दिया जाएगा?
तो ध्यान रखिएगा नगर पंचायत बना दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जहां की आबादी 5,000 से लेकर 1 लाख तक है, जहां की आबादी 5,000 से लेकर 1 लाख तक है, उस शहर को या उस कस्बे को क्या घोषित कर दिया जाएगा? नगर पंचायत घोषित कर दिया जाएगा या उसे नगर पंचायत बना दिया जाएगा। एक तो पहली बात ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद जहां की जनसंख्या 5,000 से लेकर 1 लाख आबादी वाले शहर होंगे, वैसे तो वही बातें हो गई, चलो एक तो वही बातें हैं। अच्छा, यहां पर पंचायतों की में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये बातें भी ध्यान रखिएगा लास्ट में। सॉरी, दूसरी बातें देखिए, फिर से मैं आपको बताता हूं। जहां की जनसंख्या 5,000 से 1 लाख तक होगी, उस शहर को या उस कस्बे को क्या घोषित कर दिया जाएगा? नगर पंचायत घोषित कर दिया जाएगा, पहली चीजें। और वहां पर पंचायतों में सदस्यों की संख्या कितनी होंगी? तो वहां पर सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 10 से लेकर 24 तक होगी। तो ध्यान रखिएगा वहां पर नगर पंचायत के में जो सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो 10 से लेकर 24 तक होगी। तो पहली बात तो हमने ये जान लिया। चलिए दूसरी बात करते हैं। जहां की जनसंख्या 1 लाख, 1 लाख की बात करते हैं, 1 लाख से 5 लाख हो, कितनी? 1 लाख से लेकर 5 लाख की बात करते हैं, 1 लाख से लेकर 5 लाख हो, वहां के मतलब उस शहर को या उस कस्बे को क्या घोषित कर दिया जाएगा? नगर पालिका परिषद घोषित कर दिया जाएगा। क्या घोषित कर दिया जाएगा? तो नगर पालिका परिषद घोषित कर दिया जाएगा। एक तो ये बात याद रखिएगा। अब यहां पर नगर परिषद में जो सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहां पर नगर के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 25 से लेकर 55 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए फिर से याद कर लीजिए, नगर पंचायत किसे कहा गया? जहां की जनसंख्या 5,000 से लेकर 1 लाख हो, उस शहर को या उस कस्बा को क्या कहा गया है? नगर पंचायत कहा गया है। और वहां पर सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 10 से लेकर 24 होनी चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं, जहां की जनसंख्या 1 लाख से लेकर, जहां की जनसंख्या 1 लाख से लेकर 5 लाख तक होगी, उस शहर को क्या घोषित किया जाएगा? नगर पालिका परिषद घोषित किया जाएगा। और यहां पर सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 25 से लेकर यहां पर सदस्यों की संख्या 55 होगी। ध्यान रखिएगा, यहां पर सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 25 से लेकर 55 तक होगी। अगर आपके पास पेन कॉपी है ना, तो आप नोट डाउन करते चलिए शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको चीजें याद रहें। ठीक है, अगर नहीं है तो लेकर बैठिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, जहां की जनसंख्या 5 लाख से अधिक होती है, जहां की जनसंख्या 5 लाख से ऊपर होगी, वहां पर क्या बना दिया जाएगा? वहां पर या उस शहर को क्या घोषित कर दिया जाएगा? तो नगर निगम घोषित कर दिया जाएगा। जैसे गाजियाबाद की बात करते हैं, तो गाजियाबाद एक नगर निगम है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या यदि आप देखें तो 5 लाख से ऊपर हो चुकी है, इसलिए इसे क्या घोषित कर दिया गया? तो इसलिए इसे अगर आप देखें तो नगर निगम घोषित कर दिया गया। देखिए कभी इसे नगर पंचायत घोषित किया गया होगा, क्योंकि 5,000 से लेकर 1 लाख तक जनसंख्या रही होगी। फिर कभी इसे एक तरह से जब इसकी जनसंख्या 5,000 से लेकर 1 लाख से लेकर 5 लाख जनसंख्या हो गई होगी, तो इसे नगर परिषद घोषित कर दिया गया होगा। और अब जब क्या हो गया, अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखा जाए कुछ समय पहले, जब यहाँ की जनसंख्या 5 लाख से ऊपर हो गई, तब इसे क्या घोषित कर दिया गया? नगर निगम घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 60 से लेकर 110 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 60 से लेकर 110 होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को सारी बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी कि किसे नगर पंचायत कहा जाता है, किसे नगर परिषद कहा जाता है और किसे नगर निगम कहा जाता है, और किस स्थिति में नगर पंचायत का गठन किया जाता है और किस स्थिति में नगर परिषद का गठन किया जाता है और किस स्थिति में एक तरह से नगर निगम का गठन किया जाता है। मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी बातें यहां तक क्लियर है तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यस सर, आपने जो हमें समझाया है वो सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए राज्य सरकार जो है, नगर परिषद हो या नगर निगम हो या नगर पंचायत हो, इसको भंग कर सकती है। क्या कर सकती है? भंग कर सकती है, यानी डिसॉल्व कर सकती है।
तो अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राज्य सरकारों के पास ही ऐसा नियम है कि चाहे वे एक तरह से उसमें कोई नियम बनाए या भंग करें, ये उन्हीं के पास निर्णायक कह सकते हैं, निर्णय लेने की एक तरह से कह सकते हैं पावर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नगर पंचायत, नगर निगम नगर परिषद और नगर निगम के कुछ नियम जो है कानून, कुछ नियम कानून है और ये नियम कानून राज्य सरकार द्वारा बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम वर्षों से बना हुआ है, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब फिर से समझिएगा, यहां पर फिर से कुछ नई बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां से कुछ नई बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, लिख लीजिएगा। प्रत्येक नगर पंचायत या नगर परिषद की बात करें या नगर निगम की बात करें तो इसमें अगर आप देखें तो कम से कम 1/3 तो महिलाएं सदस्य होनी ही चाहिए, और साथ ही अगर आप देखें तो कुछ अनुसूचित जाति के भी सदस्य होने चाहिए। तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो नगर निगम की बात करें या नगर पंचायत या नगर परिषद की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि कम से कम 1/3 महिलाएं सदस्य होने चाहिए, या कह सकते हैं कि कुछ अनुसूचित जाति के भी सदस्य होने चाहिए। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा अपने दिमाग में। अब जो नगर निगम की बात करते हैं ना, नगर निगम का एक अध्यक्ष होता है, नगर निगम में एक अध्यक्ष होता है जिसे मेयर या महापौर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार तो लोग आपसे पूछ लेते हैं, तो कम से कम ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो नगर निगम में एक अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, महापौर या मेयर कहा जाता है। और महापौर का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि महापौर का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो जनता के द्वारा किया जाता है। अब इसका कार्य होता है नगर निगमों की बैठक करना, यानी कि अध्यक्षता करना और संचालन करना। तो इसका जो काम होता है दोस्तों, यदि आप देखें तो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना और उसका संचालन करने का इसका काम है, यानी कि इसका कर्तव्य है। किसका, मेयर या महापौर की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नगर निगम के महापौर का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। नगर निगम के जो पार्षद होते हैं महापौर को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं। देखिए अगर महापौर को हटाना है, महापौर या मेयर को हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है, जो एक तरह से नगर निगम के पार्षद होते हैं। देखिए जो ये नगर निगम होता है ना, या नगर परिषद की बात करती है, नगर पंचायत की बात करते हैं, तो इसे वार्डों में बांटा गया और हर एक वार्ड में एक पार्षद होता है। एक पार्षद को चुना जाता है और पार्षद को कौन चुनता है, जनता चुनती है। ठीक है, तो ये जो मेयर होता है उसको भी जनता ही चुनती है। और इसमें अगर आप देखें तो मेयर को हटाने के लिए क्या किया जाता है, मेयर को हटाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, कि जो पार्षद होते हैं, जो सभी वार्डों के पार्षद होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं। अगर एक क्या कर रहे हैं, जनहित व विकास के कार्य में अवरुद्ध कर रहे हैं, तब इन्हें हटाया जा सकता है। कुछ ए प्रस्ताव मतलब किंतु ए प्रस्ताव कुछ पार्षदों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो मेयर को या महापौर को हटाया जा सकता है। दोस्तों ये बातें भी ध्यान रखिएगा, लेकिन कब, जब क्या होता है, वे जनहित कार्य को और विकास के कार्यों में अवरुद्ध पैदा करते हैं और पार्षदों को ये बातें सही नहीं लगती हैं, तो फिर क्या होता है, उन्हें 2/3 बहुमत से वे लोग हटा देते हैं या हटा सकते हैं, उनके पास यह पावर है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय यानी कि नगर निगम का जो चुनाव होता है, इसमें मेयर या नगर पालिका या नगर पंचायत के चेयरमैन का चुनाव लड़ने की जो उम्र होती है दोस्तों, वो होती है 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी को मेयर या नगर पालिका या नगर पंचायत के चेयरमैन का चुनाव लड़ना है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं नगर निगम में जो पार्षद या नगर पालिका या नगर पंचायत के सभासद के पद या प्रत्याशी होना चाहता है, या उसे इसका चुनाव लड़ना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए,
21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी को पार्षद बनना है, ठीक है, तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रत्येक नगर परिषद में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं सीईओ होता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं। और प्रत्येक नगर निगम में एक आयुक्त होता है। देखिए, जब जो नगर परिषद होती है ना, इसमें कौन होता है? इसमें एक जो अधिकारी होता है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। कौन सी सरकार? राज्य सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ना कि एक तरह से जनता के द्वारा ये चुना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि ये पेपर वगैरह पास करके आता है, ठीक है। और प्रत्येक नगर निगम की बात करते हैं तो यहां पर कौन होता है? नगर निगम में कमिश्नर होता है। और जो कमिश्नर होता है ना, वो एक आईएएस अधिकारी होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है वो, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार क्या करती है? उसे सैलरी देती है और उसी के अंडर में वो काम करता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। नगर निगम में कौन होता है? एक आयुक्त होता है, एक कमिश्नर होता है, ठीक है। ये देखो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आयुक्त जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के माध्यम से आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि नगर पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद या नगर निगम किसी भी कारण से भंग कर दिया जाता है, तो सरकार के द्वारा जो नियुक्त प्रशासक होते हैं वे क्या करते हैं? उसका देखभाल करते हैं या उसके काम को देखते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर जो एक तरह से पार्षद हैं या मेयर हैं ये हट जाते हैं, तो जो एक तरह से मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं नगर परिषद में, और जो नगर पंचायत में कमिश्नर होता है, वो क्या करता है? इन सब सारे कामों को देखता है। वैसे वो रहते हैं तब भी उन सारी चीजें कामों को देखता है, लेकिन क्या होता है, एक तरह से अगर वे लोग नहीं हैं तब उसको और बेहतर तरीके से देखता है। नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो सहायता और सलाह के लिए इनको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब वार्ड किसे कहा जाता है? वैसे मैंने पहले ही बता दिया है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद या नगर निगम के सदस्यों के चुनाव की बात करते हैं तो इसके क्षेत्र को खंडों या भागों में विभाजित कर दिया गया है। इस खंड या भाग को क्या कहा गया? वार्ड कहा गया है। और हर एक वार्ड में यदि आप देखें तो पार्षद होते हैं, यानी पार्षदों का चुनाव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जिला प्रशासन की बात करते हैं, अधिकारी व कर्मचारी की बात करते हैं। यह जनप्रतिनिधियों की तरह जनता द्वारा निश्चित समय के लिए तो नहीं चुने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप देखें तो जिला प्रशासन के जो अधिकारी व कर्मचारी होते हैं वे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि ये विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित किए जाते हैं। तो इनका जो कार्यकाल होता है 60 वर्ष की आयु तक होता है, यानी कि ये अपने पद पर 60 वर्ष तक बने रहते हैं। जो पार्षद या चेयरमैन या मेयर की बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि इन्हें जनता चुनती है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानून या योजनाओं का विकास जिलाधीश या तहसीलदार या लेखपाल जिले में लागू करते हैं। वे राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। वे स्वयं कोई नियम कानून या नीति नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ना ही एक कोई नया कानून बना सकते हैं, ना योजना बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास ये अधिकार नहीं है। ना कानून बनाने का अधिकार किसे है? सरकार के पास है। तो कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है दोस्तों? सरकार को दिया गया है। ये बातें तो आप जानते ही हैं। चलिए, जिला प्रशासन के कार्य क्या है? जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, भू प्रबंधन को व्यवस्थित रखना, मतलब बेहतर बनाए रखना, नगर नागरिकों के लिए सुविधाएं और सभी के लिए विकास के लिए समान अवसर भी प्रदान करना जिला प्रशासन का कार्य है दोस्तों। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हमने आपको पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्वशासन या नगरीय स्वशासन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं दावा करता हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को देखा है और साथ ही साथ शॉर्ट फॉर्म में यदि आपने नोट्स बनाया है, तो मैं दावा करता हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं चीजों को और बेहतर कर सकूं। दरअसल क्या है, व्यूज बहुत कम आते हैं, 20, 30, 15, 10, 8 और 600-700 लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। और ज्यादा लोग हो जाएं तो और अच्छा रहे, थोड़ा सा मन भी लगे। ठीक है, देखता हूं। मैं तो मेहनत कर रहा हूं। इस समय अगर आप देखें तो रात के 11 और 11:30 बज रहे हैं और मैं आपको बता देता हूं अपनी बात। ठीक है,
तो दरअसल क्या है कि मैं सुबह 8 बजे या 9 बजे आ जाता हूँ और रात के मैं जाता हूँ 11 के बाद ही मैं जाता हूँ, यानी कि 11 या 12 के आसपास जाता हूँ। तो लगभग आप सोचिए कि एक आम पर्सन जो ड्यूटी भी करता होगा किसी कंपनी में, तो वो करता होगा 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी। मेरी क्या हो जाती है ड्यूटी, कम से कम 10 से 12 घंटे के ऊपर हो जाती है। मतलब ये सोच के चलिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। और जब इस पर व्यूज नहीं आते हैं और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार बड़ा हर्ट होता है और कई बार मन करता है कि ना ही किया जाए अब। लेकिन क्या होता है कि एक बार फिर से मन करता है नहीं, करना तो चाहिए, क्योंकि लोगों को भी पता होना चाहिए कि हाँ कोई बेहतर टीचर भी है जो बेहतर तरीके से पढ़ा रहा है पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। और जब मैं लोगों के साथ न्याय करूंगा तो मुझे खुशी होगी कि हाँ मैंने अपने छात्रों को अच्छे से पढ़ाया, आज वे सिलेक्ट हुए। और कहीं ना कहीं चीज़ें फिर हमें मनोबल हमारा भी बढ़ेगा और उनका भी बढ़ेगा। चलिए आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।